जलील साहब, मैं एक चीज बता दूं, आज स्टालिन साहब ने आज एक मीटिंग कन्वे की है, मतलब आज चेन्नई में चल रही है, जिसमें दक्षिण के 4 प्रमुख राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना, ये चारों राज्य के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, फिर बीजू जनता दल के रिप्रेजेंटेटिव, बीआरएस के रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लोग आ रहे हैं। दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है, क्योंकि वो अपने को एनडीए के साथ अलाइन मानते हैं, और तृणमूल कांग्रेस को भी न्योता गया था, उन्होंने भी अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा है। ये बात में इसलिए मतलब दर्शकों को बताने के लिए कर रहा था कि स्टालिन ने उसमें एक स्टैंड ले लिया है, और बाकी दक्षिण के राज्य उस स्टैंड के इर्द गिर्द उसको बन रहे हैं। मैं जलील साहब जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी की समस्या इस समय चल रही है आरएसएस की, अभी तक जितना एजेंडा वो आरएसएस का चलता है, वो चाहे 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे मतलब जो भी वो आरएसएस ही इनको अपना एजेंडा देती है, ये उसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, कुछ किसी में भी। आप ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, मैं उसमें बहुत स्पेसिफिक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ये मिली जुली कुश्ती तो नहीं है कि तुम ऐसे करते रहो, मैं ऐसा करता रहूंगा, उधर का स्पेस भी तुम रखो, इधर का स्पेस भी मैं रखूं, या ये सही में मोदी जी वर्सेस भागवत साहब के जो ऐसा ऐसा प्रचारित किया जाता है कि उनके बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, ये उसके बीच उसका कुछ संघर्ष है? जलील साहब और आपके अनम्यूट, हो गया। पहले मेरी तरफ से आपको, आपके पैनलिस्ट्स को और आपके दर्शकों को अभिनंदन। तो ये जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ मुल्क के उस छोर पे बैठ के जो हम अपने नीचे की तरफ यानी मैदानी इलाकों की सियासत की तरफ देखते हैं, तो हम एक थर्ड पर्सन की तरह इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, और इन चीज़ों पे जब हमारी नज़र पड़ती है, तो सबसे पहले जो अभी हाल ही में वाक़यात हुए कि एक फ़िल्म जिसका कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने डिस्क्लेमर जारी किया था, उस फ़िल्म को चने की झाड़ पे चढ़ाया गया पहले सियासतदानों की तरफ से। तो उसके बाद उसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि एक गलत मैसेज चला गया, एक तारीख जो है, हिस्ट्री जो है, उसके बारे में एक गलत मैसेज चला गया आज के वातावरण में, और उसकी वजह से नागपुर में उबाल पे आ गया। और वहाँ पे जो मामला हुआ था वो इस तरह का हुआ था कि चलें वो औरंगज़ेब के खिलाफ अपनी नफ़रत का इज़हार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो एक चादर पैरों तले रोंद ली, उसपे कलिमात लिखे हुए थे। मुसलमान के लिए कलिमा पहली चीज़ है, और वो उस चीज़ को पैरों के तले रौंदा गया। शायद मुझे ये समझ आ रहा है कि जिन लोगों ने वो काम किया, उनको उसकी अहमियत मालूम नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, और वो एक ट्रिगर बन गया। क्योंकि मुसलमान के लिए मरने-जीने का सवाल होता है, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कलिमा की हिफ़ाज़त और कलिमा की अज़मत को यानी कि उसकी रखवाली करना, और अगर उसके साथ कोई बेहुरमती हो, तो उसके लिए मुसलमान कहीं का भी, भारत का ही नहीं, कहीं का भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहुत ही आस्था का मामला होता है, तो एक ट्रिगर बन गया। लेकिन इसके बाद जो मामलात हुए, जो आपने बात की महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की, शुरुआत में उन्होंने जो बयान दिया कब्र खोदने का और एएसआई का वो ज़िक्र लेके आए, वो एक रेस थी जो इस वक़्त मुल्क के पावर सेंटर्स जो हैं, जिसमें मोदी जी के बाद आप योगी जी को देखते हैं या आप अमित शाह जी को देखते हैं, और उसमें एक और शख्स अपनी एंट्री मारने की कोशिश की, ये जाने बगैर कि ये कितना सेंसिटिव मामला है, कि जब आप धर्म की बुनियाद पे कोई ऐसी बात करते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई कब्र में दफ़न हो गया, चाहे वो कितना भी बुरा हो गया, उसकी एक दास्तान ही ख़त्म हो जाती है। उसका मामला फिर खुदा और उसके बीच में रह जाता है, इस्लामी आस्था के मुताबिक, और उसकी कब्र एक ऐसी जगह बन जाती है जिसको छेड़ना बिल्कुल मज़हबी तौर पे भी और इख़लाक़ी तौर पे भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब जहाँ तक औरंगज़ेब की कब्र की बात है, मुल्क की सतह पे ही नहीं, बल्कि क्योंकि यहाँ के मुसलमान जानते हैं कि ये मामला नहीं कर सकते हैं, ये एक सियासी एक टूल हाथ में लिया हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन
जो इसकी मैसेज मुल्क से बाहर चली जाती है, खासकर इस्लामी मुल्कों में। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बाहर के मुल्कों के लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज़ को भाँप कर इस वक़्त जो बीजेपी की हालत है, वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। पहले तो फडणवीस ने बयान दे दिया कब्र खोदने का, और अब वो खुद ही उससे मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तो अब जो वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। ये अपने वो वज़ीरों को भी वो ऐसे बयान देने से बाज़ रख रहे हैं, जिनसे जैसे नीतीश राणा के जो विवादित बयान आए हैं, इस तरह के बयानात बाज़ रखने के बयानात देने से बाज़ रहने के लिए कह रहे हैं। हालाँकि खुद उन्होंने ये बयान दे के इसको एक आग लगाने का काम जो है, वो उन्होंने खुद कर दिया। अब वो अपने हालात इतने हद से बाहर गए हैं, और जब कि आरएसएस ने भी इसकी निंदा खुलकर की है। आरएसएस के जो ये अपने सुनील अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने न सिर्फ नफ़रत ये कहा कि इससे समाज में नफ़रत फैलेगी, बल्कि ये भी कहा गया कि आज के दौर में इस मामले की कब्रें खोदने की कोई रेलेवेंस नहीं है, और ये हमारे समाज की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि मोदी जी की जब सरकार आई, खासकर 2019 के बाद एक इमेंस पावर मिल गया, जो मैंडेट मिल गया था उनको, तो उसमें फिर आप जो बीजेपी के प्रेज़िडेंट हैं, नड्डा साहब, उनके बयान को देखिए कि उनके अंदर जो एक तकब्बुर, जिसको मतलब कि एक ऐसी उनकी भावनाएँ हो गई थी कि हम हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और आरएसएस जो फाउंटेन हेड है बीजेपी का, उसके खिलाफ उसको नीचा दिखाने के लिए बयान दे दिए गए। बहरहाल आरएसएस की अपनी तारीख है, अपनी ताकत है और अपना सिस्टम है उनका काम करने का, और जो उनके बदन से मतलब उनकी पैदावार हैं, अगर वो रोग हो जाए, उन्हें मालूम है उनके साथ क्या करना है। और यही वजह है कि अब बीजेपी उस तरह की फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, जहाँ पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी नागपुर जा रहे हैं, और वो एक तरह से अपनी छवि को और अपनी पोज़ीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि इस वक़्त जो बीजेपी एक मखमसे का शिकार है, क्योंकि साउथ से भी इस तरह की आवाज़ें, बगावत की आवाज़ें, मैं इसको बगावत ही कहूँगा, जिस तरह सेंटर से टकराव की बात चल रही है, ये एक तरह की बगावत है, और अल्टीमेटली बीजेपी में भी ऐसे लोग बैठे हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं जो एक तरह की सियासत में यकीन रख के 1000 साल की जो पावर है, या 1000 साल का जो इक़्तिदार है, उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये आनी-जानी चीज़ है, इसको जितना लंबा खींच सकते हो उतना खींचो, और एक इलास्टिसिटी का पॉइंट होता है, लास्ट का फैटिग लिमिट होता है, और फैटिग लिमिट को देख के वो समझ रहे हैं कि अब वक़्त ऐसा आ गया है कि फैटिग लिमिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और एक बैकफ़ायर करने की वाली बात होगी। तो अभी जो सही सोच रखने वाले लोग हैं, वो उनका इसी तरह का ख़्याल है कि अब वक़्त आ गया है कि थोड़ा इसको ठहराव दें। एजेंडे के लिए तो उनके पास आगे के 1000 साल के लिए एजेंडे पड़े हुए हैं। खाली औरंगज़ेब नहीं है। एक ढूँढो तो 10 निकालेंगे वो। लेकिन अभी एक ऐसा माहौल जो कंट्री में है, ख़ासकर साउथ की तरफ से जिस तरह की बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं, और इस तरफ भी जो सोच समझ वाले रखने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इस तरह की हिंसा से जो मुल्क की हालत है वो ख़राब हो जाएगी, और एक आवाज़ उभर रही है इन चीज़ों के खिलाफ। बीजेपी इसको अपने लिए एक खतरा भांप रही है, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके भाँत-भाँत की बोलियाँ बोल रहे हैं। जी।